सबसे पहले ऑल राइट, इंडिया 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करने से पहले, इसका क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करने से पहले मैं छोटा सा सबके लिए, क्योंकि ये वीडियो सभी बच्चे देख रहे होंगे, सारे बच्चे शायद देखेंगे, तो मैं एक छोटा सा एक इसका ओवरव्यू दे देता हूं आपको। इंडिया 21 में, इंडिया 21 में हमें मेजरली फोकस कौन कौन सी चीजों पे करना होता है। सबसे पहले फंक्शनल करेंसी। 3 टाइप का करेंसी होता है, फॉरेन, फंक्शनल, प्रेजेंटेशन। फॉरेन करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी मींस इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेशन करेंसी आप एक से ज्यादा चॉइस कर सकते हो, बट जो फंक्शनल करेंसी होता है वो फंक्शनल करेंसी आपका एक ही रहता है। इट इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। इसके लिए 4 इंडिकेटर्स आपको बताए गए थे। ऐसी करेंसी जो आपके सेल प्राइस को अफेक्ट करे, ऐसी करेंसी जो आपके कॉस्ट प्राइस को अफेक्ट करे, ऐसी करेंसी जिसमें आप फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अरेंज करते हो मेजरली, या ऐसी करेंसी जिसमें आप अपने रेवेन्यू को रिटेन करते हो, जिस करेंसी में अर्निंग को रिटेन करते हो। दूसरा पॉइंट था कि अगर कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता है तो उस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मुझे इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करना है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करना है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा स्पॉट रेट पर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करना है। पहली बात तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पर होता है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पर करने के लिए, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पर करने के लिए, बैलेंस शीट डेट पर करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि वो जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ उसका बैलेंस शीट में कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या, उस ट्रांजैक्शन का कोई आइटम तुम्हारी बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या, असेट या लायबिलिटी। तो हमने देखा कि हाँ, हमारी बैलेंस शीट में वो असेट या पर्टिकुलर लायबिलिटी दिख रहा है। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वो जो असेट लायबिलिटी है वो मॉनिटरी आइटम है कि वो नॉन मॉनिटरी आइटम है। अगर वो मॉनिटरी आइटम है, अगर वो मॉनिटरी आइटम है तो हमें उसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर बुक करना है, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर बुक करना है। अगर वो नॉन मॉनिटरी आइटम है तो इसके 2 हिस्से, नॉन मॉनिटरी आइटम मतलब बिल्डिंग, स्टॉक, है ना। नॉन मॉनिटरी आइटम है तो हमें पहले ये देखना है कि वो जो पर्टिकुलर नॉन मॉनिटरी आइटम है हम उसको कॉस्ट पे मेजर करते हैं कि हम उसको फेयर वैल्यू, एनआरवी पे मेजर करते हैं, है ना। मतलब हम उसको मार्केट वैल्यू पे मेजर करते हैं। 2 तरीके की नॉन मॉनिटरी एसेट हो सकती है। अगर नॉन मॉनिटरी आइटम कॉस्ट पे मेजर हो रही है तो हम उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं करेंगे, वो अपने ओरिजिनल इनिशियल रिकॉग्निशन के बेसिस पर दिखती रहेगी। बट अगर नॉन मॉनिटरी आइटम, सब्सिक्वेंट नॉन मॉनिटरी आइटम अगर अदर देन कॉस्ट पे मेजर हो रही है, थ्रू फेयर वैल्यू, थ्रू बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, थ्रू P&L, बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, थ्रू OCI, NRV, वॉटएवर, तो उस नॉन मॉनिटरी आइटम को भी मुझे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना पड़ेगा। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने के लिए मुझे एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा उस डेट का जिस डेट पर मैंने नॉन मॉनिटरी आइटम का वैल्यूएशन किया था, फेयर वैल्यूएशन, NRV वगैरह का वैल्यूएशन किया था, उस डेट का मुझे एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम अपने मॉनिटरी आइटम को या नॉन मॉनिटरी आइटम को सब्सिक्वेंट मेजर करते हैं तो ऐसे केस में एक्सचेंज डिफरेंस आता है। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी लेक्चर में कि एक्सचेंज डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, आप एक जनरल रूल डिसाइड करोगे और बाकी के 3 एक्सेप्शनल रूल डिसाइड करोगे। पहला जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि एक्सचेंज डिफरेंस हमेशा P&L में जाएगा, बात खत्म। जनरल रूल, एक्सचेंज डिफरेंस हमेशा P&L में जाएगा। अब उसके 3 एक्सेप्शन, उसके 3 एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन किस चीज के, कि एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाएगा, ये जनरल रूल, पर एक्सचेंज डिफरेंस P&L में नहीं जाएगा 3 सिचुएशन के अंदर। कौन सा, पहला, अगर नॉन मॉनिटरी आइटम है जिसको आपने फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फेयर वैल्यू थ्रू इक्विटी, मतलब उसका जो फेयर वैल्यूएशन गेन और लॉस होता है, आप उसको P&L में नहीं ले जाते हो। नॉन मॉनिटरी आइटम को आप फेयर वैल्यू, NRV, मार्केट वैल्यू, वॉटएवर कुछ भी कर रहे हो, पर आप उसका गेन और लॉस P&L में बुक नहीं करते हो, OCI में बुक करते हो, अदर इक्विटी में बुक करते हो। तो ऐसे केस में उसके ऊपर का जो आपने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करके एक्सचेंज गेन और लॉस बुक किया है ना, उस एक्सचेंज गेन और लॉस को भी आप रिस्पेक्टिव OCI या अदर इक्विटी में ले जाओगे। ये पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमने बात की थी। नेट लाइव स्टूडेंट्स, मैं ये छोटा सा एक रिवीजन ले सकता हूं ना, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करें। टेल मी, ऐसा तो नहीं लग रहा कि अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अपन को ये छोटा सा एक
रिवीजन नहीं लेना चाहिए? टेल मी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अपन अगली क्लास में पर अपन ध्यान रखेंगे कि अपन रिवीजन ना करें फिर। ऑल राइट, लेना चाहिए, इट्स गुड, ओके। तो हमने बोला था कि तीन एक्सेप्शन में दूसरा वाला नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, हमने देखा कि अगर पेरेंट कंपनी और उसका फॉरेन ऑपरेशन मतलब फॉरेन सब्सिडरी, अगर इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक दूसरे को लोन लेना देना, और वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कभी सेटल नहीं होने वाली, नॉट टू बी सेटल्ड इन द फ्यूचर, तो ऐसे केस में कंसोलिडेशन करते वक्त सब्सिडरी के बुक्स में जो एक्सचेंज डिफरेंस दिख रहा है, सब्सिडरी की बुक्स में जो एक्सचेंज गेन डिफरेंस दिख रहा है, उसने तो अपने P&L में डाला होगा, पर वो कंसोलिडेशन करते वक्त वो एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज डिफरेंस हम अपने कंसोलिडेटेड P&L में नहीं डाल के OCI में डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो एज अ ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनरियलाइज ही रहने वाला है हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो बोरोइंग है, ये जो लॉन्ग टर्म डेट है, ये कभी सेटल होगा ही नहीं। जब सेटल ही नहीं होगा तो ये ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिस्क का एक्सपोजर इसमें है ही नहीं। पर यहीं पर अगर शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, होल्डिंग सब्सिडरी एक दूसरे की बुक्स में डेटर क्रेडिटर दिखा रहे हैं जो आगे चल के सेटल होंगे, तो वो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोजर है, तो कहीं ना कहीं फिर उसको हम P&L में दिखाते हैं। तो एक्सेप्शन वाला ये था कि एक्सचेंज डिफरेंस OCI में जाएगा कंसोलिडेशन में। तीसरा एक्सेप्शन था जो मैंने सबसे लास्ट में करवाया था, वो था लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम। पुराने AS 11 के पैरा 46 के अकॉर्डिंग जिन लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स का ट्रीटमेंट आप करते आ रहे हो, लाइक आप उस एक्सचेंज डिफरेंस को आप कभी आपने P&L में डाला ही नहीं है, आपने पुराने AS की बात मानते हुए उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, जब आप इंडेस में आओगे और वो आइटम आज भी जिंदा है, तो उन आइटम्स के ऊपर आप कंटिन्यू एक्सचेंज डिफरेंस को पुराने AS 11 के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब आप उनको P&L में नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ये आपको 101 ने अलाउ किया है कि आप उनको पुराने AS 11 के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब उस एक्सचेंज डिफरेंस को असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हो, तो एक सेपरेट अकाउंट में डाल सकते हो। तो ये तीन एक्सेप्शन थे आपके एक्सचेंज डिफरेंस को P&L में ले जाना है, ये जनरल रूल और उसके 3 एक्सेप्शन। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये देखा क्या फंक्शनल करेंसी चेंज हो सकती है। जनरली फंक्शनल करेंसी चेंज तब होगी जब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, जब आपके इंडिकेटर्स चेंज हो गए, जब आपका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया। जनरली फंक्शनल करेंसी अगर कोई एंटिटी चेंज करती है तो नए साल से करती है, न्यू फाइनेंशियल ईयर से करती है, बीच में कभी नहीं करती। ऐसे केस में अगर आप फंक्शनल करेंसी चेंज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी, सारे आइटम्स को न्यू फंक्शनल करेंसी के स्पॉट रेट पर, जिस दिन आप चेंज कर रहे हो उस दिन के रेट पर आप कन्वर्ट करोगे, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां तक अपना फंक्शनल करेंसी का पॉइंट खत्म हो गया। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि यार फॉरेन करेंसी का ट्रांसलेशन फंक्शनल करेंसी में तो हो गया, सारे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को हमने फंक्शनल करेंसी में खत्म कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। अब क्या, अब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फंक्शनल करेंसी में मेंटेन कर रहे होंगे, हमारे बैलेंस शीट P&L भी फंक्शनल करेंसी में बन चुके होंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी कोई प्रेजेंटेशन करेंसी दूसरी है क्या, नहीं, सेम है, तो बस बात खत्म, यहीं पर इंड AS 21 खत्म। पर नहीं, हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी दूसरी है, हम अपने बैलेंस शीट P&L किसी दूसरी करेंसी में भी बनाते हैं। ठीक है ना, केस नंबर 1, हम अपने बैलेंस शीट P&L दूसरी प्रेजेंटेशन करेंसी में भी बनाते हैं। तो ऐसे केस में हमारा फंक्शनल से प्रेजेंटेशन पे आ जाएगा, फंक्शनल से प्रेजेंटेशन। अभी तक था फॉरेन टू फंक्शनल, अब फंक्शनल से प्रेजेंटेशन पर आ जाएगा। तो हमने ये सीखा था कि जब तुम फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में जाओगे अपनी बैलेंस शीट P&L दिखाने के लिए, तो ऐसे केस में दो केसेस थे। तुम्हारी फंक्शनल करेंसी किसी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी की फंक्शनल करेंसी है क्या, दूसरा केस तुम्हारी फंक्शनल करेंसी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी से बिलोंग करती है। तो पहला केस, जो जनरली पहला केस ही लगता है कि हमारी फंक्शनल करेंसी किसी भी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी से बिलोंग नहीं करती है, तो ऐसे केस में असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, इस केस में असेट लायबिलिटी का मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी नहीं करना है। दूसरा असेट लायबिलिटी को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। दूसरा इनकम्स और एक्सपेंसेस को एक्चुअल रेट, अगर एक्चुअल रेट नहीं मिल रहा तो एवरेज रेट, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा हम उस एक्सचेंज डिफरेंस को
सेपरेटली एक्यूमुलेट करके एफसीटीआर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल देंगे। हम उस एक्सचेंज डिफरेंस को कभी भी पी&एल में नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, कभी भी पी&एल में नहीं दिखाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि ये हमेशा हमारे लिए अनरियलाइज्ड होगा, क्योंकि हम ही अपनी बैलेंस शीट को प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए। केस नंबर 2, जहां हमारी फंक्शनल करेंसी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, ऐसे केस में ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हमारे सारे असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस के ऊपर सबसे पहले इंड एस 29 लगेगा। इंड एस 29 हमारे सिलेबस में नहीं होता। इंड एस 29 क्यों लगेगा? उनमें उन सभी चीजों को इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिया जाएगा, और इन्फ्लेशन का इफेक्ट देने के बाद हमें जब प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो एज पर द रिसेंट जो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट होगा, उस क्लोजिंग एक्सचेंज रेट का हम प्रेजेंटेशन करेंसी में दिखा देंगे। एक्सचेंज रेट हम क्लोजिंग एक्सचेंज रेट लेंगे सारे आइटम्स को, तो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि चलो हमारी फंक्शनल करेंसी, हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी एक ही है, बट हमारी एक फॉरेन सब्सिडरी है। हमारी एक फॉरेन सब्सिडरी मतलब फॉरेन ऑपरेशन है, उसकी फंक्शनल करेंसी डिफरेंट है और उसको हमें अपने साथ मर्ज करना है, तो उसकी फंक्शनल करेंसी को अपनी प्रेजेंटेशन करेंसी में लाना पड़ेगा। ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में जो अभी हमने केस 1 केस 2 पढ़ा वही, मतलब उसके असेट लायबिलिटीज को क्लोजिंग रेट पर, उसके इनकम एक्सपेंस को एवरेज रेट पर, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो एफसीटीआर में। बट यहां एडिशनल कुछ बातें याद रखिए, ये रखनी है कि क्योंकि वो हमारी फॉरेन सब्सिडरी है, तो हो सकता है उस सब्सिडरी में हमारा 100% इन्वेस्टमेंट ना होके 90% इन्वेस्टमेंट हो, तो जो हमने एफसीटीआर क्रिएट किया होगा उस एफसीटीआर का 90% हम एज अ एफसीटीआर ही दिखाएंगे, और बाकी का 10%, एफसीटीआर का बाकी 10% हम एज अ एफसीटीआर नहीं दिखा के हम उसको एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना, हम उसको वहां डाल देंगे। दूसरा इसमें हमने समझा था कि जो गुडविल होगी, गुडविल हमारे पास उसका एक क्वेश्चन भी है यहां पर, जो गुडविल होगी, पहले तो गुडविल को फंक्शनल करेंसी में, उसी की फंक्शनल करेंसी में निकाला जाएगा, फिर उस गुडविल को हम क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर बुक करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? गुडविल भी एक असेट है, तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर बुक करेंगे। तीसरा पॉइंट हमने समझा था कि आगे चल के अगर वो फॉरेन ऑपरेशन में सेल कर दूं, डिस्पोज ऑफ कर दूं, तो जो मैंने एफसीटीआर दिखाया हुआ है उसका क्या करूंगा? मैं उस एफसीटीआर को रिवर्स करके पी&एल में लेके जाऊंगा। इसमें हमने एक और चीज सीखी थी कि उस फॉरेन ऑपरेशन को जब मैं डिस्पोज कर रहा हूं तो मेरा पूरा कंट्रोल जा रहा है, मेरा कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो ऐसे केस में मैं अपने एफसीटीआर को रिवर्स करके पी&एल में डाल दूंगा, और इधर से जो एनसीआई वगैरह ये सब थे वो भी डी-रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, तो एनसीआई के अंदर का जो एफसीटीआर था वो भी डी-रिकॉग्नाइज हो जाएगा। बट मैं अपने फॉरेन सब्सिडरी का थोड़ा सा पोर्शन डाइल्यूट कर रहा हूं, थोड़ा सा पोर्शन सेल कर रहा हूं, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं, कंट्रोल मेरे पास आज भी वही है। तो ऐसे केस में जो एफसीटीआर का पोर्शन मैंने सेपरेटली अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया था, सपोज एफसीटीआर 100 रुपीज था, उस मेरा शेयर था सब्सिडरी में 90%, तो मैंने 90 रुपीज का एफसीटीआर अपने पास बुक किया था और 10 रुपीज का एफसीटीआर मैंने एनसीआई में ऐड कर दिया था। तो अब मान लीजिए मैंने 20% डिस्पोज कर दिया विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, तो मैं अपने 90 रुपीज के एफसीटीआर में से 20 रुपीज का एफसीटीआर निकाल के एनसीआई में डाल दूंगा, बाकी मेरा एफसीटीआर रखा रहेगा। हमने ये चीजें डिस्कस की थी। आई थिंक दैट्स इट, हो गया, यही था इंड एस 21।